अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शायरी भी करते हैं और इनके जो शायरी है वो दिल को छू लेने वाली शायरी है। आए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है आपकी? तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सत्यन भाई, आप शायरी करते हैं, ये आपका कब से आपने शायरी करना शुरू किया? ये वरासत में मिली या यूनिवर्सिटी के माहौल ने आपको शायर बना दिया? सबसे पहले तो मैं आपका साजिद भाई आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने बनाया जिसको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगी जिसकी वसादत से मैं अपनी सोच को अपने नाजरीन और सामीन तक इंतकाल कर सकूँ। शायरी के बारे में आपने सवाल पूछा, एक बेहतरीन और उम्दा सवाल आपने पूछा कि शायरी सरबत में मिली है या ज़बान ने आपको बना दिया। तो इसका मैं जहाँ तक मैं खुद समझता हूँ शायरी एक कुदरती चीज़ होती है, एक फितरतन होता है और ये अल्लाह ताला ही बनाता है। बचपन से या फितरतन हमारे अंदर एक शायरी की एक शौक़ मेरे अंदर मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से ही मुझे शेर व शायरी का ज़ौक़ था, शौक़ था और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक अता है शेर व शायरी करना और बस बहुत बहुत ज़बरदस्त। दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है वो है, आप ज़्यादातर किस मौजू पे लिखते हैं शायरी? फ़लसफ़े के ऊपर या मोहब्बत के ऊपर या जो मौजूदा आजकल के जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आप शायरी करते हैं? बेहतरीन सवाल है, लेकिन मैं किस्मती से फ़लसफ़े के ऊपर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरी भी सलाहियत और काबिलियत और दस्तरस नहीं है कि मैं फ़लसफ़े के ऊपर कुछ लिखूँ। और दूसरी बात, इश्क़ मजाजी और हमारे माशरे के बारे में देखें, शायरी का एक बहुत सारे जुज़ हैं, उनमें से एक गज़ल गोई है। तो मैंने अपनी शायरी गज़ल गोई से शुरू की थी और एक गज़ल गोई ये भी एक बेहतरीन और एक दिल को छू लेने वाली एक शायरी का एक पार्ट है। और दूसरी बात माशरे के बारे में देखें, शायर और माशरे के बारे में ताल्लुक़ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और एक शायर माशरे को बदल सकता है, एक कौम को शायर बदल सकता है। इसकी एक अजीम और लाजवाल मिसाल और बेनज़ीर मिसाल ये है कि हमारा मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान ख़ुद एक शायर की मेहनत और उसकी सोच और उसकी बदौलत तश्कील पाई है। अल्लामा इक़बाल ने शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने इसकी ख़याल थी कि मुसलमानों की एक ऐसी सरज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर वो लोग रहें और अल्लामा इक़बाल ने मानो कोशिश की कि अपने ख़यालात को लोगों तक पहुँचाएँ कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है और किस तरह अपनी मंजिल को पाना है। वो हमारे रहबर थे, उनकी शायरी दिलों को छूते थे। लोग उनकी शायरी को बड़े ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुनते थे और जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में एक ऐसा अजीम मुल्क बना जिसकी मिसाल हर कोई देता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, एक बेहतरीन अंदाज से समझा रहे थे कि शायरी के बारे में और शायरी का जो एक शायर होता है उसका माशरे के अंदर क्या रोल होता है और एक शायर माशरे को किस नज़रिए से देखता है, उनका अलग ही एक नज़रिया होता है। अलग ही नज़रिया होता है और साथ साथ शायरों को कहा जाता है कि पोएट्स आर द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि शायर जो हैं, शायर हज़रात, वो माशरे के आईना होता है। जो माशरे में होता है शायर उसको कलम बंद करता है अल्फाज में और फिर उसके बाद लोगों को सुनाता है, दिखाता है कि आपके माशरे में ये मसाइल चल रहे हैं। तो ऐसे में एक पूरे माशरे को शायर रिप्रेजेंट करते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि माशरे के बारे में लिखूँ, माशरे के बारे में उन प्रॉब्लम्स को उजागर करने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे माशरे में बहुत ही आम हो चुका है और ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अब हम उनसे जानने की कोशिश कर लेंगे कि अपने ज़िंदगी के बारे में। तो मैं भी काफ़ी देर से बेचैन हूँ, सामीन भी काफ़ी टाइम से बेचैन होंगे आपकी शायरी सुनने के लिए। तो आप अपना एक शेर सामीन को सुनाइए। एक गज़ल मैंने जी आप लिखी थी, पहली गज़ल ही मैं आपको सुनाता हूँ और गज़ल कुछ यूँ थी कि अजीब मेरे नसीब निकले, रफ़ीक मेरे रक़ीब निकले, कि जितने मेरे हरीफ जाना वो सब तुम्हारे करीब निकले, कि जितने मेरे हरीफ जाना वो सब तुम्हारे करीब निकले,
جو وعدے تم نے کیے تھے مجھ سے وہ آج سارے فریب نکلے، وہ آج سارے فریب نکلے، کہا جو اس نے کہ درد سر ہے، کہا جو اس نے کہ درد سر ہے، تو سارے بستی طبیب نکلے، تو سارے بستی طبیب نکلے، یہ کہہ کے چھوڑا ہے میر اس نے، یہ کہہ کے چھوڑا ہے میر اس نے کہ میرے عاشق غریب نکلے، کہ میرے عاشق غریب نکلے۔ بہت ہی زبردست انداز میں یہ اپنی شاعری ہم تک سنا رہے تھے۔ نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعری بھی کرتے ہیں، ان دونوں کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، پڑھائی اور شاعری میں اپنی جہاں تک میں اپنی سوچ کی بات کروں تو یہ بہت ہی ایک جڑی ہوئی چیز ہے، اور پڑھائی کے بغیر شاعری کرنا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہے، چونکہ شاعری کرنے کے لیے ہمیں مواد چاہیے، مواد پڑھائی سے ملتی ہے، معاشرے سے ملتا ہے۔ تو خیر، پڑھائی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ ہماری سوشل نیڈ ہے، سوسائٹی کے نیڈ ہے پڑھنا، اور شاعری اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میری مینٹل نیڈ ہے، میری جو ہے ذہنی سکون کے لیے میں کرتا ہوں، یعنی کہ جب شاعری کرتا ہوں، شاعری سنتا ہوں تو ایک دلی سکون ملتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہوں، اور باقی پڑھائی جو ہے وہ ہماری معاشرے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، اس وجہ سے۔ بہت ہی خوبصورت۔ آخر میں آپ ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو بہت ہیں، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی لے کے جائیں۔ دیکھیں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں کہ اس ملک کے لیے اپنا کام، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی کو برگاہ لاتے ہوئے ایک صدقہ جاریہ ہی سمجھ کر جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ کی بساط میں ہیں آپ کر ڈالیں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں، اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو لوگوں کو جگائیں اپنی آواز کی وساطت سے، اگر آپ اچھا سپیکر ہیں تو بولیں، لوگوں کو اپنے لہجے کی وساطت سے، اپنے لہجے کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچائیں، لوگوں کو جگائیں اور لوگوں کو راہ حق دکھائیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست۔ ایک بار پھر سکتین حیدر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام سننے والے ناظرین کا ایک بار بہت بہت پھر سے شکریہ۔